तो यार पिछले लेक्चर में हमने देखा एपी क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसकी nth टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस लेक्चर में भी हम बस उसी चीज को आगे लेके जाएंगे। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं और बताने वाले, मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं। और इनफैक्ट यार सिर्फ 5 मिनट की थ्योरी होती है एपी चैप्टर की, और बाद में सिर्फ क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स जो बताने वाले रह चुके हैं वो बता के सीधा क्वेश्चन ही देखेंगे, और फिर हमें रियलाइज होगा कि यार छोटी सी थ्योरी पे भी कितनी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो यार अभी तक हमें पता था कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एपी तब होता है जब उससे अगली टर्म तब मिले जब उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं, जो कि मैं लिख रहा हूँ जैसे a प्लस डी, a+2d ऐसे, जिसमें कि a जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अभी तक हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में। फिर हमने बात की थी एक nth टर्म के फॉर्मूले की, जो कि होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स दी कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात थी, कोई इसमें हाई फाई चीज नहीं। अभी तक हमने सिर्फ ये फॉर्मूला किया था, ये किया कि फर्स्ट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एपी होता क्या है। तो यार फ्रैंकली यही मेजर पार्ट है एपी टॉपिक का। इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा जो कि सम ऑफ टर्म्स के बारे में होगा, बट वो हम बाद में देखेंगे। एक जो काम की बात इसमें है वो ये है कि ए डी और एन क्या होते हैं वो अच्छे से समझना। और एक इसमें मैंने चीज बतानी थी कि दो टाइप के एपी होते हैं। एक होती है टाइप फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। कोई स्पेशल चीज नहीं है कि एपी बदल जाएगी, एपी वही रहेगी जो हमने अभी पढ़ी है, बस ये एक तरह से डिवाइड की हुई है दो हिस्सों में। कैसे कि यार फाइनाइट एपी वो एपी होगी जिसकी हमें लास्ट टर्म पता होगी, मतलब कि एक तरह से वो टर्म पता होगी कि ये कहाँ पे खत्म होता है। मान लो ये nth टर्म पे खत्म होता है तो an-1d। और इनफाइनाइट एपी वो वाला एपी होगा जिसका अंत कहाँ होता है हमें नहीं पता। जैसे कि मैं लिख दूं a+d, a+2d, और ऐसे कहाँ तक जाता है मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मुझे एपी दे दे 2, 4, 6, 8 और बोल दे कि ऐसे चलते रहो और पहुंच जाओ 16 तक। तो ये मुझे पता चल गया कि इसकी ये फर्स्ट टर्म है जिसको मैं ए से लिख दूंगा, और जो इसकी लास्ट टर्म है उसको हम स्मॉल एल से लिख देते हैं। कैसे? l=16। बस सिंपल सी बात, मतलब कोई हाई फाई स्केल नहीं है इसमें। फिर इसमें जो इनफाइनाइट एपी है उसमें मैं ए तो लिख सकता हूँ कि वो यही वाला अगर एपी मान ले 2, 4, 6, 8 सो ऑन, तो इसमें मैं ए तो लिख सकता हूँ, 2 डी भी लिख सकता हूँ। पता है इस केस में भी d 2 ही होता, तो इस केस में भी हम डी को लिख सकते हैं जो इस केस में भी 2 होता। पर इसमें मेरे को एल नहीं पता, एल क्या हुआ मेरा लास्ट टर्म, वो मुझे नहीं पता, तो हम इसको बोल देते हैं इनफाइनाइट एपी। बस एक ये दो टर्म्स थी जो कि हमारी पता होनी चाहिए, मतलब इससे पता होने से कोई नई चीज नहीं मुझे पता चल गई एपी के बारे में, पर इस चीज की मुझे समझ होनी चाहिए। और जो बात है वो ये समझना है कि भाई मेरे को ये तो पता चल गया कि ए फर्स्ट टर्म होती है, एल लास्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और एक ए एन करके चीज होती है जिसका फॉर्मूला होता है a+n-1 टाइम्स डी। अभी तक मुझे ये बात तो पता है, पर इसमें जो एक और चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई ए डी एन ये कैसे के होंगे, मतलब फ्रैक्शन होंगे, इंटीजर होंगे, क्या होंगे। तो यार इसमें काम की बात ये है कि हमें पता हो जो ए, एल और डी है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर मतलब ये 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, √2 हो सकता है, -√2 हो सकता है। मतलब रियल नंबर्स क्लियर है, हमने 9th क्लास में पढ़े होते हैं वो वाले नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये कोई भी वैसा नंबर हो सकते हैं। और जो हमारा n होता है ना, वो हमें क्या बताता है, कौन सी टर्म, मतलब जैसे a1 हमें बताता है फर्स्ट टर्म, a2 बताता है सेकंड टर्म, ऐसे ही क्लियर है an बताता है nth टर्म। तो जो n होगा वो कैसा होगा, इस फॉर्म का होगा ना, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो इनको पता है हमें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो जो n होता है वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता होता है। तो बस हमें ये चीज का पता होना चाहिए, ये कहाँ काम आएगी ये हमें क्वेश्चंस में दिखेगा। पर
अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये पता हो कि भाई ये है क्या। तो एक ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि यार ए किसको कहते हैं, एल किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, और ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए कि ये किस तरह के होते हैं। उसके बाद एपी के क्वेश्चन बेकार है। बार बार ये बता रहा हूँ कि एपी का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मुझे ए बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो, क्वेश्चन मेरे हाथ में। और अगर ये दोनों की वैल्यूज नहीं निकलती होगी तो इन दोनों में कोई जोड़ी बनती होगी, रिलेशन। जैसे कि मतलब हमें क्वेश्चन में दिखेगा कि ए इज इक्वल टू 2d बन गया, या कोई भी ऐसी चीज, पर होगा क्वेश्चन यही से। अब हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये हमारी सिंपल एनसीईआरटी का सवाल है। तो एनसीईआरटी का सवाल है तो मतलब है कि इजी होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो इसमें क्या करते, हम एपी को कैसे चेक करते हैं। याद है हमने पिछली क्लास में कहा था कि चेक कर लो कि जो टर्म्स हमें गिवन है क्या उन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम आ रहा है। तो मैं क्या करता, चेक कर लेता। जैसे कि इस पार्ट में मैं क्या करता, 3 + √2 -3 करता, वो क्या आ जाता √2, जो कि बराबर हो गया √2 के। और अब मैं करता 3 + 2√2 -3 + √2, तो वो क्या हो गया -3 -√2। क्लियर है, 3 कट गया, 2√2 -√2 क्या आ गया √2। तो ये भी सेम आ गया √2 की तरह। फिर भी मैं चेक करता ये वाली टर्म को, 3 + 3√2 -3 -2√2, -3 -2√2। तो ये क्लियर है, 3 यहाँ पे भी कट गया, 3√2 -2√2 क्या हो गया हमारे पास √2। अब हमारे काम की बात क्या थी, ये क्या हो गया √2। तो अब मैं इसको भी चेक कर लेता। तो ये मैंने तीनों को चेक किया और ये आ गया √2। तीनों बार सेम आया तो मैंने कह दिया ये एपी है। तो उसके बाद का तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि उसने क्या पूछा, राइट थ्री मोर टर्म्स। वो कैसे लिखते, √2 ऐड करते रहते। तो लास्ट टर्म मुझे क्या गिवन थी, 3√2। क्लियर है, इसमें मैं 3√2 जो मेरे को गिवन था, 3 + 3√2, उसमें √2 ऐड करता रहता बस सिंपली। वो क्या बन जाता, 3 + 4√2। इसमें √2 ऐड करता, वो आगे बन जाता 3 + 5√2। और ऐसे सिंपली जितनी मर्जी टर्म पूछी हो मैं बता सकता हूँ। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी करना था। ये भी बहुत सिंपल था, बस इसमें मतलब कैलकुलेशंस में फंसाया उसने थोड़ा सा। बच्चे का दिमाग ऐसी टर्म्स देख के करता है कि हाँ यार ये तो एपी होगा, पर वो चेक करना होता है। अब 0.2 था, इन दोनों को माइनस करता तो क्या आता, 0.02। मतलब क्लियर है कि यार इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर 0.2 साथ में जीरो लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये 2, ये 0। तो क्लियर है, ये आ गया हमारा आंसर 0.02। ऐसे ही अब इन दोनों को माइनस करता तो वो क्या आ जाता, 0.222 -0.22। वो भी क्लियर है, पॉइंट मतलब अगर उसको भी बना लें सही से तो वो बन जाता 0.22 -0.220। तो वो बन जाता हमारा सिंपली 0.002। तो क्लियर है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसमें एक जीरो है डेसिमल में और इसमें दो। तो इसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्लियर है कि पहली ही अलग आ गई। तो ये एपी नहीं था, इस केस में ये एपी था, ये नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का सवाल था ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसलिए नहीं कि बहुत डिफिकल्ट, पर इसमें एक सेंस समझना। उसने हमें क्या दिया, ए एन दे दिया, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n+1, 6n+11 सॉरी। तो अब हमने पिछले लेक्चर में सुना था कि an-1 जो होता है वो हमें पता होता है कि वो स्मॉल d, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसके बराबर आता है। तो an दिया हुआ था, तो इसमें एक बच्चा क्या करता, सिंपली an-1 बना देता, 6 × n-1 + 11, जो कि क्लियर है वो हो जाता है 6n -6 + 11 विच वॉज नथिंग +5। ठीक है, तो इसके बाद वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता, जिससे उसका आंसर आ जाता 6। तो ये है कॉमन डिफरेंस था। पर इसमें एक और बात सोचो कि उसने ए एन दे दिया, तो क्या मैं a1 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, n को 1 डाल के। वो क्या हो गया 6 × 1 + 11, जो क्या हो गया 6 + 11, वो हो गया 17।
ऐसे ही A2 भी निकाल सकता हूँ, वो क्या हो जाता है 6 इंटू 2 प्लस 11, जो कि हो जाता है 12 प्लस 11, जो क्या हो जाता है 23। इन दोनों को बाद में माइनस करता तो भी आंसर 6 आ गया। पर इसमें क्लियर है कि यार ये वाला तरीका बहुत इजी था, सिंपली वैल्यूज निकाल के माइनस कर दिया। है ये भी सही, पर हो सकता है कई बार nth टर्म इतनी इजी ना दी हो, उसने दी होती 6n² प्लस 5n प्लस 1। तो क्या क्लियर है कि यार इसमें an-1 बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता। तो उस केस में ये वाली अप्रोच बहुत काम आती है, इसको ध्यान में रखना। ऐसे ही अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल एनसीईआरटी का है। तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं थी, पर हमने ये सवाल अपने आप से बोलना था कि यार मुझे पता है एपी क्या होता है। अब मैंने ये सीखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एपी की जो थ्योरी आती है वो तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, जो कि हमें पता है कि यहाँ से सिंपली निकल जाएगा। कैसे? इसमें ए क्या हो जाएगा, क्लियर है, दिखता है हमें 3, और डी क्या हो जाता, मैं सिंपली 15 माइनस 3 कर देता, जो कि हो जाता 12। तो वो तो कोई ट्रिक नहीं था। अब मुझे इसमें क्या देखना था और कि उसने बोला क्या, कहता विच टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्लियर है 54th टर्म का तो मुझे पता होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको A54, और उसमें ए एन वाला फॉर्मूला लगा के वो हो जाता है ए प्लस n-1। n-1 यहाँ पे n क्या था 54, n-1 क्या होता है 53 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 53d। तो ये तो मुझे पता था कि ये A54 कुछ ऐसी शक्ल होती है इसकी। तो उसने कहा कौन सी टर्म इससे 132 ज्यादा होगी। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ कि ए nth टर्म होगी, कि ए एन टर्म लिख लेता मैं अपनी आंसर शीट पे कि लेट ए एन बी रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, तो उससे मैं अब ये स्टेटमेंट लिखता। तो उसने क्या बोला है कि ये टर्म 132 मोर देन 54th टर्म है, मतलब ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस A54। ये अगर मैं लिख लेता तो क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। क्यों? क्योंकि ए एन का मुझे फॉर्मूला आता है ए प्लस n-1d, और ये क्या हो जाता 132 प्लस A54, वो यहां से मैं लिख देता, वो क्या हो जाता a प्लस 53d। तो ए कैंसिल हो जाता, n-1 क्लियर है, वो अब हमने निकालना था। तो d मुझे पता है कि 12 आया है, तो n-1 इंटू 12। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन खत्म है पर इसमें एक सीखने वाली सेंस है, वो ध्यान रखना बात का। 132 प्लस 53 इंटू डी मेरा क्या था 12। अब एक बच्चा इसमें क्या करता कि वो 53 इंटू 12 कर लेता, वो हमने नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मुझे दिखा कि जो 132 है उसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 12, मतलब क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता 11 इंटू 12 प्लस 53 इंटू 12, तो मेरे पास बना पड़ा है। अब मैं क्या करता कि 12 कॉमन ले लेता, वो क्या आ जाता 12 टाइम्स 11 प्लस 53, और क्लियर है कि ये 12 और ये 12 कट जाएगा, ये 12 और ये 12 कट गया। तो मेरे पास जवाब क्या बन गया, n-1 इक्वल्स 11 प्लस 53 विच इज 64, और -1 को उधर ले जाओ प्लस हो गया, तो n इज इक्वल टू 65। ये मेरा जवाब था कि जो 65th टर्म होगी वो इसका आंसर है। जो 65th टर्म होगी वो 132 मोर टाइम प्लस 54 टर्म के बराबर आ जाएगी। तो क्लियर है कि मतलब क्वेश्चन कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं था, पर उसकी कैलकुलेशंस को हमने सही तरीके से हैंडल करना था। कोई बच्चा अगर 53 इंटू 12 कर देता, वो कहता क्वेश्चन बहुत टफ है। क्वेश्चन टफ नहीं था, कैलकुलेशंस को इजीली नीटली सॉल्व करना था। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है मेरे ख्याल से, और इस क्वेश्चन में ट्रिक सिर्फ ये थी कि बच्चा एपी को डिफाइन कर पाए, और कोई ट्रिक नहीं था।
उसको अपने आप से बोलना चाहिए था कि यार दो तरह के एपीज है, एक A1 है, एक A2 है। तो वो कहता कि यार ऐसे लिख लेता, और वो कहता कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मान लो इसका कॉमन डिफरेंस D है तो इसका भी D होगा। तो वो कहता कि पर फर्स्ट टर्म के बारे में तो उसने बात की नहीं, और हमें रट्टा लगवाया गया इस बात का कि एपी का जो क्वेश्चन होगा उसमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस। तो मैं खुद लिखता कि मान लो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, और इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो मान लो A-1 है। ठीक है, मतलब कोई भी नाम रख देते, B1 भी रख लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर चलो मानने के लिए हमने A-A1 मान लिया। अब उसके बाद उसने हमें क्या बताया कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स। तो मान लो मैं इसकी 100th टर्म को लिख लूं A100, और इसकी 100th टर्म को लिख लूं A-100। ठीक है, तो A100 का मुझे फॉर्मूला पता है, फर्स्ट टर्म जो कि इस केस में मैंने क्या लिखी हुई है A1 प्लस 99D, n-1 100 था यहाँ पे n, तो वो हो गया 99D, मतलब क्लियर है 99D। और जो A-100 होता वो हो जाता हमारा A-1 जो कि इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म था, प्लस 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस जो कि D ही है इस केस में। वो कहता है इन दोनों को माइनस करो ना तो 100 आता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर दो। तो अभी मुझे पता नहीं है कौन सी बड़ी है, तो मैं कोई सी भी कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे कौन सा पता है, जो भी आएगा बड़ा मैं उसको मान लूंगा। तो मैं ऐसे लिख दूं A100 माइनस A-100, या उल्टा A-100 माइनस A100, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्लियर है दिखता ही, चलो लिख के देख लेते हैं। A प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D, ये 99D तो कट गया, तो बात क्या आ गई, A1 माइनस A1 डैश जो होगा वो बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के, जो कि मुझे गिवन था 100। तो अभी मेरे को ये चीज पता चल गई। तो वो कहता कि अब बता दो कि इनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो मैं कहा लिख लेते हैं इनकी 1000वीं टर्म। इसकी 1000वीं टर्म क्या होती, मैंने ये चीज निकालनी है ना, A-1000, तो मैं लिख लूंगा। मैंने ये 1000 लिखा तो वो आ जाता A1 प्लस 999, मतलब क्लियर है, 1000 - 1 D माइनस A1 डैश माइनस 999D, कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम था। तो मैंने देखा यार यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कट गए दोनों, क्योंकि 99D माइनस 99D, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट क्या आ गई, A1 माइनस A1 डैश, जो कि मुझे क्लियर है कि यार यहाँ से ही 100 निकाला, तो इसका आंसर भी 100 आता। इसमें समझने वाली बात ये थी कि वो यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए, अभी तो उसने 1000th टर्म सोचा, तो हमें लगा कि शायद निकलता होगा किसी और तरीके से। मान लो वो कंफ्यूज करना चाहता तो वो यहाँ पे लिख लेता फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मिलियंथ टर्म। तो क्या हम डर थोड़ी ना जाते मिलियंथ टर्म सुन के, हमें क्लियर था कि यार इतने सी ही थ्योरी पे होना है। और आप देखोगे क्वेश्चंस में कि मैं कोई और नया पॉइंट नहीं बता रहा, कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए कि यार उतनी सी ही थ्योरी से सारे सवाल होंगे। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब इस पे आपको खुद भी पहले वीडियो पॉज करके अगर आप चाहो तो आप टाइम लगा के और खुद से सॉल्व हो जाए तो इट्स ब्रिलियंट। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे को टाइम लगता है ये लैंग्वेज को डाइजेस्ट करने में। तो उसने क्या कहा कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इसमें मैं पहले, जैसे मुझे स्कूल में बताया जाता है कि पहले गिवन लिखते हैं, मैं वो लिख लेता कि मुझे गिवन क्या है भाई। गिवन था m टाइम्स mth टर्म, तो उसका नाम क्या होगा am, जैसे nth टर्म का an है ऐसे ही mth टर्म का, और n टाइम्स nth टर्म जो है वो इक्वल है। तो मैंने ये चीज तो लिख ली। अब मैंने कहा कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्लियर है, सिंपली क्या करना था, m प्लस nth टर्म, उसको कैसे लिखते हैं, a के पैरों में m प्लस n, m प्लस nth टर्म जो है वो 0 है, ये मैंने प्रूफ करना था। तो अब मैंने इसके प्रूफ में सोचना था कि यार होना तो वही थ्योरी से है कि a पता है और d पता हो तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मैं प्रूफ में लिखता कि लेट दिस एपी
हैज फर्स्ट टर्म को मैं मान लेता कि ये ए है, और जो कॉमन डिफरेंस है मेरा वो मैं मान लेता स्मॉल डी है। तो उससे मेरी टर्म आसान हो जाती। कैसे? मैं गिवन को यूज करता m इंटू सॉरी m इंटू जो am होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस वन डी। क्लियर है? वो nth टर्म का फॉर्मूला जो हमने पीछे सीखा था, m इंटू a प्लस m माइनस वन डी बराबर आ जाता n इंटू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, अब मैं क्या करता कि m को अंदर मल्टीप्लाई करता और बड़ा इंटेलिजेंटली नीटली अपनी कैलकुलेशंस को हैंडल करता। मुझे पता था कि मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म बनेगी am और एक बनेगी m माइनस वन इंटू एम डी। मुझे करने से पहले पता है। और इधर भी एक टर्म पड़ेगी एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन डी। तो मैं इनको क्लियरली पहले ही बाहर ले लेता कि m इंटू ए करके माइनस एन ए करूंगा तो a कॉमन आ जाएगा। तो मैं वैसे ही करता, मैं क्या लिखता एम ए प्लस m इंटू एम माइनस वन डी एन ए एन माइनस वन इंटू एन डी। तो क्लियर? अब एन ए को इधर ले जाता, ए कॉमन आ जाता, ब्रैकेट में आ जाता एम माइनस एन। और इधर भी क्लियर है कि एन इंटू एन माइनस वन डी होता और ये भी m इंटू एम माइनस वन डी होता, जिसमें से d कॉमन आ जाता। तो टर्म बन जाती m m माइनस वन डी। तो यार मुझे रट्टा लगा हुआ है इस चीज का कि जो एपी का क्वेश्चन होगा वो a या d निकलते होंगे या इन दोनों में कोई कनेक्शन बनता होगा। तो मुझे क्लियर था कि इसमें निकलेंगे तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई नंबर नहीं गिवन। पर अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों में एक रिलेशन डेवलप करना है। वो करना इजी था इस केस में। कैसे? वो ये देखो कि यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले ये दिखा कि यार ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। तो मैंने कहा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मुझे पता है, वो क्या होगा एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम। तो मैंने कहा यहाँ पे एम माइनस एन बना है, मतलब कोई कनेक्शन है। तो मैंने फिर लिखा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के सोचा, मुझे लिखने से पहले पता था कि ऐसा कुछ होगा तो किया। एन स्क्वायर माइनस एम सॉरी एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस 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 क्लियर है, प्लस हो जाता प्लस एम। ये बन जाती कहानी। उसके बाद मैं क्या करता, ये हो जाता ए एम माइनस एन। ये क्लियर है? यहाँ पे तो कुछ है नहीं करने में, ये ए है, मतलब कंफ्यूज मत होना डी में। एम माइनस एन और ये मुझे क्लियर है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, मतलब इनको चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। और ये हो जाता एम माइनस एन डी। अब एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये मुझे रट्टा लगा हुआ ये होता है एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम प्लस एम माइनस एन एक अलग से बना पड़ा है और बाहर डी है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना था कि मान लो एन माइनस एम को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन बाहर निकाल के एम माइनस एन। इसीलिए तो मैंने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मुझे कनेक्शन दिख रहा था। प्लस एम माइनस वन एम माइनस एन इंटू डी। तो क्लियर है एम माइनस एन कॉमन आया था और वो इधर से कट जाता, तो वो मैं स्टेप खा सकता हूँ और मतलब दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। चलो इस केस में हम दिखा देते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पॉइंट सुन रहे हैं। तो एम माइनस एन कॉमन आ जाता और ये हो जाता माइनस ऑफ एन प्लस एम प्लस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये m माइनस एन कट गया, तो a बराबर आ गया मेरा वन माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी। तो ये कनेक्शन बन गया है। अब बहुत ही इजीली मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो मैंने प्रूफ करना था, क्लियर है, वो क्या है a प्लस एम प्लस एन जो हो
वो 0 हो। तो मैंने कहा ए एम प्लस एन का ढांचा तो मुझे पता है, वो ए एन वाले फॉर्मूला से वो क्या होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस एम प्लस एन इंटू डी। तो अगर मैं माइनस साइन यहां से भी कॉमन ले लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्लियर है कि यार माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो ये तो ए के बराबर आ जाता, ए बराबर हो जाता माइनस एम प्लस एन डी। या मतलब क्लियर है, एम प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब मैं यहाँ पे m प्लस एन माइनस 1 को चाहे माइनस ए लिख देता या a को ये लिख देता, तो वो क्लियर थे, वो कटने थे। तो मतलब ये हो जाता माइनस ऑफ m प्लस एन माइनस 1 डी प्लस m प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये क्लियर है, ये कट जाते और आंसर 0 आ जाता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू डीलिंग विद कैलकुलेशंस। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पर इसमें जो डीलिंग ऑफ कैलकुलेशंस थी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में भी आया होगा। अब ये क्वेश्चन, ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है एपी में, मतलब ये भी बहुत पूछी जाती है, ऐसे के ही सवाल। कहता हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 12 टू 10 टू 250। तो क्लियर है कि यार मल्टीपल्स हमें पता चलता है किसी भी नंबर के लिखो तो वो एपी में ही होंगे। क्यों? मान लो मैं 5 का टेबल लिखता हूँ, तो 5 का टेबल होता है 5, फिर 10, फिर 15। तो हमें क्लियर है कि उनमें डिफरेंस तो सेम ही रहता है। तो हर नंबर के जो टेबल्स का आंसर आता है वो बेसिकली एक तरह से एपी ही होता है। तो ऐसे ही 4 का भी होगा। तो वो कहता है 10 से 250 के बीच में इसके कितने मल्टीपल्स हैं ये मुझे बता दो। तो ये हम कैसे कर लेते हैं कि मैं लिखता कि यार 10 के बाद पहला 4 का मल्टीपल कौन सा है। तो मैं कहता कि यार ये होगा 11 नहीं है 12 है, लिख लेता। फिर मेरे को क्या होता कि इसके बाद होगा 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे करते करते 250 से पहले। तो मैंने चेक किया क्या 250 है, तो वो हमें क्लियर है कि नहीं होगा। फिर मैंने चेक किया क्या 249 है, तो वो भी हमें पता कि नहीं होगा। फिर मैंने क्या चेक किया कि 248 है, तो हमें पता लगा हाँ है। क्यों? 4 इंटू 62 क्या हो जाता है 248। तो 248। अब सारा सेंस था एपी को समझने का, जो कि हमने अभी समझा। कैसे कि ये एक एपी बना भाई जिसकी मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो मतलब मेरा सवाल मेरे सामने गिरा पड़ा। इसके बाद भी अगर हमारा सवाल ना हो तो वो एपी के कारण नहीं रुका, वो हमारी कॉमन सेंस के कारण रुका। कैसे कि यार एल अगर लास्ट टर्म है, तो अब मैंने गेस करना है कि ये कौन सी भी टर्म होगी इस एपी की। तो वो कैसे गेस करता, कौन सी भी टर्म की जैसी ही बात होती है मेरे दिमाग में घंटी बजती है एन की, कि यार एन निकालना होगा। तो मैं मान लेता जो एल है वो ए एन है, और ए एन का क्लियर है मुझे फॉर्मूला पता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि बराबर हो जाता 248 के। उसके बाद कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं था, ए की वैल्यू डालनी थी जो हमें पता थी 12, एन की वैल्यू निकालनी है, और -1 इंटू डी क्या हो जाता है 4, और वो हो जाता 248 के बराबर। क्लियर है? आप 12 को उधर ले जाएं, n-1 इंटू 4, वो बराबर हो जाता 248 माइनस 12, जो कि क्लियर है 236 बन जाता। और फिर n-1 इज इक्वल टू 236/4, जो कि क्लियर है, हमें दिखता है कि वो हो जाता 4 5 और 9। तो n आ जाता मेरा 60। तो 60 मल्टीपल्स लाया करते हैं 4 के 10 और 250 के बीच में। ये मेरा जवाब था। तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पर इसका सेंस कहाँ से निकला, एपी से। मतलब अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए तो वैसे एक कॉमन सेंस का सवाल है, मतलब कोई मेरे से चलते हुए भी पूछ सकता है कि यार 10 से 250 के बीच में मेरे को बता दे कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे। सॉल्व कैसे करना था, एपी से। मतलब अभी एपी चल रहा है तो हमारे दिमाग में एपी घूम रहा है, पर ये वैसे भी अगर कोई कॉमन सेंस लगाए तो एपी का ही सवाल। तो यार अब अपने सामने था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था।
इसके सेंस को समझना। इसमें क्या गिवन है कि इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज -36 एंड लास्ट थ्री इज 27। जैसे इसने लास्ट थ्री बोला, मैंने कहा फाइनाइट एपी होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे, जो कि गिवन थी अगली लाइन में। इफ देयर आर 10 टर्म्स व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यार इसमें उसने वही चीज पूछी जिससे एपी का सवाल होता है, तो मतलब सवाल था ही नहीं कुछ, क्योंकि ए एंड डी पता हो तो हम कहते हैं सवाल शुरू हो जाएगा। तो इसमें तो उसने पूछ ही बोलिया। तो यार इसमें कंप्लीटली वो सेंस थी कि हम एपी को लिख देते हैं। कैसे? उसने कहा कि सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज -36, तो मैंने कहा 10 टर्म्स तो लिखे। तो यार इसमें एक अप्रोच क्या होती है कि बच्चा लिख लेता कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगली टर्म होगी ए प्लस डी, उससे अगली होगी ए प्लस 2d, एंड ऐसे करते करते ए प्लस 9d तक, क्योंकि क्लियर 10 टर्म्स है। तो मतलब इसमें मुझे पता था n 10 है, तो इसलिए मैंने आखिरी टर्म ए एन से लिख दी, वो क्या होती है प्लस n-1d। अब वो इसमें क्या करता कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, मतलब कि a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, जो कि मुझे क्लियर है कि हो जाता है 3a प्लस 3d। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तीनों को ऐड कर दिया। वो कितना गिवन था? -36। सर तो a प्लस डी कितना हो गया मेरा? -12। समझ में आता है? ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब उसने लास्ट थ्री टर्म्स का भी सम दिया हुआ है, तो वो उसको मैं क्या लिख लेता? a प्लस 9d। अब क्लियर है, a प्लस 9d से पिछली टर्म क्या होती? a प्लस 8d, तो मैं उसका सम कर देता। प्लस इससे पिछली क्या होती? a प्लस 7d। तो मतलब क्लियर है, इन तीनों का सम कर देते तो वो हो जाता 3a प्लस 24d। मतलब क्लियर है, 9 प्लस 8 प्लस 7 24 आ जाता है, तो 24d। ये कितना गेमा था? 27। इसमें भी मतलब क्लियरली 3 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 8d आ गया 9। ठीक है, अब क्लियर है, मतलब इन दोनों को माइनस कर देते, जैसे हमने उसमें सीखा हुआ। मान लो ये 2 है, 2 1, तो हमने एक चैप्टर किया हुआ ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। तो क्लियरली ये उसका सिंपल सा सवाल था। 2 माइनस 1 मैं करता अगर, तो मेरे पास क्लियर है कि a तो कट गया, 8d माइनस डी आ जाता, वो हो जाता 7d। वो बराबर किसके था? 9 माइनस -12, जो कि क्लियर है वो प्लस ही हो जाता, वो हो जाता 21, और d आ जाता मेरा 3। और किसी एक में मैं डी डाल देता, तो मेरा a आ जाता। मान लो मैंने फर्स्ट में डाल दिया, वो हो जाता -12 माइनस डी था हमारा 3, तो -3, ये आ गया -15। तो क्लियरली हमें दिखता है कि हमारी जो ऑप्शन बन जाती, वो बन जाती -15 3, जो कि क्लियरली ये वाली ऑप्शन थी। तो मतलब इसमें कोई टास्क नहीं था इतना बड़ा। पर अब सुनना कि इसको और इजीली भी ब्रेक किया जा सकता था। कैसे? कि मान लो मैं एपी को मान लूं कि उसकी फर्स्ट टर्म, मतलब इसकी समझना सेंस क्यों बनी, क्योंकि उसने मुझसे पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज -36। तो जब भी मेरे सामने ऐसे का कोई पैटर्न आता है ना, तो मैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने का तरीका ढूंढता हूँ। तो इस केस में वो क्या होता कि मैं फर्स्ट टर्म को मान लेता a माइनस डी, वो जो तीन टर्म्स का सम है, तो मैं मान लेता a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्लियरली समझ आता है कि ये भी एक एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस d ही है। a माइनस डी में d ऐड करो, a आ जाता है, a में d ऐड करो तो a प्लस डी। तो मैं AP को a माइनस डी से शुरू करता और a प्लस डी से आगे लिख लेता टर्म्स। तो वो मतलब क्लियर है कि मैं लिख सकता हूँ पूरी 10 टर्म्स, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। आगे मतलब लिख लेते हैं 10 तक। अब मुझे क्या देखना था कि उसने मुझे क्या किया कि पहली तीन टर्म्स का सम -36 दे दिया। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे दिखा कि जब पहली तीन टर्म्स का सम करूंगा तो d तो कट जाएगा। मतलब क्लियर है, a प्लस डी प्लस ए माइनस डी, तो माइनस डी और ये डी कट जाता, ये दोनों। तो क्लियरली मेरे पास 3a जो आ जाता, वो क्या आ जाता मेरे पास? माइनस, हमें क्लियर है कि मतलब 3a कितना आ गया हमारे यहाँ पे? -36। तो a आ गया -12। अब इसमें जो बच्चा गलत करता, हालांकि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं थी,
पर अगर यहाँ पे ऑप्शन दी होती तो वो कहता कि मेरी फर्स्ट टाइम -12 है। नहीं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या थी हमारी, a माइनस डी, तो बेसिकली उसको d निकालना पड़ जाता, वो निकल जाता कि मतलब उसको ऐड कर लेते और फिर मतलब फिर से यही जवाब हमारे पास बन जाता, -15 और 3। बट क्लियरली यहाँ पे जो सीखने वाली सेंस थी वो ये चीज कि जब कोई मुझे कहेगा ना कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो मुझे समझ में आता है कि मैंने टर्म्स लेनी होती है a माइनस डी, ए प्लस डी, और रट्टा नहीं लगाना इस बात का, क्योंकि हमें समझ में आता है कि अगर ना भी ले तो भी सम इजीली सॉल्व होता है। मतलब ये देखो ये, बट कई बार हो जाता है, मान लो ये 3 के लिए नहीं, अगर कोई मुझे कह दे कि 4 टर्म्स आर इन एपी, तो मैं जो 4 टर्म्स लूंगा ना, मैं पता कौन सी लूंगा, मैं लूंगा a माइनस 3d, या ध्यान से सुनना ये बात, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। मतलब समझ में आता है, अगर रिकॉग्नाइज कर पाओ तो इसमें फर्स्ट टर्म थी a माइनस 3d, मान लो मैं इसको कैपिटल ए बोल दूं, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म था। और अगर कैपिटल डी इस एपी का, पूरे एपी का कॉमन डिफरेंस मान लो, तो वो इस केस में 2d था। मतलब दिखता है a माइनस 3d प्लस 2d, वो हो जाता है a माइनस डी, इसमें 2d ऐड करते तो वो हो जाता है a प्लस डी, एंड सो ऑन। तो हमें इससे समझ आता है कि यार इजीली यहाँ से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि अगर वो मुझे चारों सम टर्म्स का सम दे देता कि 48 है, तो मुझे क्लियर आता है कि मेरा a निकल जाता है इजीली। तो एपी में यही सेंस है। मतलब देखा, पूरे इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, किसी में भी मैंने नई थ्योरी थोड़ी ना बता दी। मतलब हमने ये क्वेश्चन में भी पहले इजीली अपनी ही नोन बातों से सॉल्व कर दिया, पर ये सेंस डेवलप करना शुरू किया कि मुझे अपनी कैलकुलेशंस इजी करनी है। तो यही काम है यार एपी में, मतलब नॉट ओनली एपी, 10th के जितने भी टॉपिक्स है ना, सिर्फ हमारी अकल बढ़ाने के लिए, काम उसमें कुछ नहीं है। मतलब पूरे 10th का सिलेबस भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, अगर हम शुरू से भी सीख रहे हैं। तो इतना सिंपल काम है, बस राइटली अप्रोच करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस देखे, अगले लेक्चर में बस एक सम ऑफ एपी की बात करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे, और दिस वाज द चैप्टर यार, मतलब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस अब अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।